नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, दुनिया आज बारूद के मुहाने पर बैठी हुई है। ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि एक तरफ हम रशिया और यूक्रेन का युद्ध पिछले 2 सालों से देख रहे हैं और दूसरी तरफ इज़राइल और हमास के बीच में संघर्ष पिछले 6 महीने से चल रहा है। इन्हीं दोनों संघर्षों के बीच एक और संघर्ष जो है, वो ईरान और इज़राइल के बीच में शुरू हुआ। ये कहानी ये कहानी शुरू होती है जब इज़राइल और हमास के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। हमास को बैकग्राउंड में ईरान सपोर्ट करता रहा, ऐसा आरोप इज़राइल की तरफ से हमेशा लगता रहा। इसी सिलसिले में इज़राइल ने ईरान की एम्बेसी को सीरिया में डिस्ट्रॉय किया। उसके अंदर इराक के कुछ हाई लेवल के आर्मी कमांडर्स भी मारे गए और कुछ सिविलियन भी मारे गए। उसी के बाद में ये अंदेशा लग रहा था कि ईरान जो है वो इज़राइल के ऊपर कुछ न कुछ जवाबी कार्रवाई करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी थी 2 दिन पहले कि कोई भी भारतीय ईरान और इज़राइल की यात्रा को अवॉइड करें। और वो जो अंदेशा था वो सही साबित हुआ और ईरान ने कल मिडनाइट में इज़राइल पर 300 रॉकेट्स और मिसाइल और ड्रोन के साथ में हमले किए। आज इन्हीं सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी वीएसएम हमारे साथ में हैं। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने आपके बिज़ी शेड्यूल में से इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए समय निकाला और आपसे पूरी डिटेल में बात करना चाहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब आगे किस रास्ते पे जाएगा? क्या इसमें कोई दूसरी कंट्री भी इन्वॉल्व होगी या फिर कोई डिप्लोमैटिक तरीके से इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकल जाएगा? या फिर ये इज़राइल हमास या फिर रशिया यूक्रेन के जैसा काफ़ी लंबा चलेगा और इसमें भारत का क्या इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है चीज़ों को सॉल्व करने के लिए? रूल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है एक्चुअली। पूरा ही आपने शुरू से लेके एंड तक इसको सिनेरियो पेंट कर दिया है। बहुत ज़रूरी है कि जब 2 देशों में जंग होता है, तो दोनों देशों की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ का कंपैरिज़न किया जाता है। हुँ, वो देश अ, बचपना दिखाएगा या एक गलती करेगा, फूलिशनेस करेगा कि वो एक ऐसे देश के साथ जंग करे, जहाँ पे उसका जो एंड रिज़ल्ट है, वो एक फेलियर हो या उस लड़ाई में उसकी हार हो। आपने चाइना के साथ देखा कि चाइना और भारत का जो सिचुएशन है लद्दाख पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो जंग में क्यों नहीं तब्दील हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चाइना या पीएलए आर्मी आज की डेट में कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो भारतीय फौज को हरा सके और बराबर। वो अपनी आप अपनी मजबूती कर रहे हैं। सेम चीज हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए, एक आपने इज़राइल ने पहल इसकी करी और सीरिया में दमिश्क में आपने जो स्ट्राइक किया एक डिप्लोमेटिक बिल्डिंग के ऊपर, विच इज अगेंस्ट द यूएन कन्वेंशन। राइट। आपने बिकॉज एक कोई भी डिप्लोमेटिक बिल्डिंग हो, चाहे वो एनेक्स हो, चाहे वो मेसी हो, दैट हैज गॉट
और इम्यूनिटी फ्रॉम अटैक। और राइट। कोई भी देश अगर लड़ाई पे भी जाता है तो वो डिप्लोमेटिक मिशंस को जो बाहर वाले देश में है उनके ऊपर अटैक नहीं करता। तो हुँ, एक गलती इजराइल ने ये करी। अब जिस देश के ऊपर आपने अटैक किया, जिस देश के एम्बेसी पे अटैक किया आपने, उस देश के आपने कुछ अहम सीनियर ऑफिसर्स को मारा, तो क्या वो देश रिटेलिएट नहीं करेगा, चुप रहेगा? अभी हमने देखा कि आपने बलूचिस्तान बॉर्डर में भी देखा कि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स वहां पे फायर की थी। क्यों फायर की थी? आपने देखा 2020 में जब जनरल सुलेमानी को मारा गया था, राइट। तो ईरान ने यूएस बेसिस पे इराक में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया था। तो इसी प्रकार हम इस अटैक को देख रहे हैं कि बहुत देर से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स भी ये बोल रहा था इसराइल को कि जल्दी ईरान अपनी तैयारी कर रहा है आपके ऊपर स्ट्राइक करने की। अब चूंकि डिस्टेंस बहुत है इन दोनों देशों के बीच में, कोई लैंड बाउंड्री भी नहीं है, राइट। कोई कॉमन सी बाउंड्री भी नहीं है, तो जो अटैक का जो मेथोडोलॉजी थी या तरीका था अटैक का, वो दो ही प्रकार हो सकता है। या तो ड्रोन स्ट्राइक हो सकती थी या तो मिसाइल स्ट्राइक हो सकती थी। अभी ईरान के पास क्या कैपेबिलिटी है? उनके पास ड्रोन्स है, शायद 136 ड्रोन्स है। वो 40 kg पेलोड उसको लेके अपना चल सकते हैं। और वो कहीं से भी लॉन्च हो सकते हैं, कंटेनर से लॉन्च हो सकते हैं, कैटापुल्ट भी आप उनको कर सकते हैं। और आप इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म से या जमीनी प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च हो सकते हैं, एरियल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च हो सकते हैं, कहीं से भी लॉन्च हो सकते हैं। और वो ड्रोन क्षमता रखते हैं कि वो पूरा जो भी है आपका एरिया, बट टाइम लगता है। एक ड्रोन को 9 घंटे लगेंगे, 9 घंटे लगेंगे ईरान से इसराइल तक पहुंचने के लिए। बैलिस्टिक मिसाइल आई थिंक 12 मिनट लेती है, और क्रूज मिसाइल 60 मिनट लेती है। तो अगर हम इस पैरामीटर्स के साथ चले तो दूसरे वाले देश की पूरी वो अपनी तैयारी कर सकता है। अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का आज, वो एक 4th ईयर में है। आप जानते हैं, एक आयरन डोम है, फिर उसके बाद डेविड स्लिंग है, फिर उसके बाद एरो 2 है, फिर उसके बाद पैट्रियट है, फिर उसके बाद एरो 3 है। तो ये पूरे 4-5 जो लेयर है इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के, वो इन बैलिस्टिक मिसाइल्स को और ड्रोन्स को काबू कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो स्ट्राइक हुई है, जिसमें बोला जा रहा है कि 150 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल हुई हैं और 100 ड्रोन इस्तेमाल हुए हैं, वो कोई मेजर डैमेज कर पाए। जो खबर अभी ये आ रही है कि ऐसा कोई मेजर डैमेज इसराइल में नहीं हुआ। तो ओके। अगर हम इस पैरामीटर को मान के चलें कि मेजर डैमेज नहीं हुआ और इसराइल ने अपना स्ट्राइक अपना कर दिया है, तो ये चीज को एस्केलेशन में नहीं जाना चाहिए। और हुँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान ने भी एक अपनी अर्जी दी है कि हम अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव द राइट फॉर सेल्फ डिफेंस। और हमने अपने सेल्फ डिफेंस में ये स्ट्राइक किया है। क्योंकि इसराइल ने पहला स्ट्राइक किया था, हमने उनका जवाबी हमला दिया। अभी एक देश को अपने लोगों को भी दिखाना पड़ता है। अब हमने अपने सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों की, हमने बालाकोट क्यों किया? हमारे लोगों को भी दिखाने के लिए कि हम कमजोर नहीं है, और हम भी अगर हमारे ऊपर कोई वार करता है तो हम उनके ऊपर भी इक्वली हम उनको वार अपना कर सकते हैं। तो ईरान ने आज ये साबित कर दिया है कि वो एक अपना रिटेलिटी स्ट्राइक किया है। दूसरा, इसमें आप देखिए कि ईरान के साथ कौन है इस लड़ाई में, अगर ये लड़ाई होती। हाँ, अगर हम हाइपोथेटिकली मान के चले कि ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई छिड़ गई मिडिल ईस्ट में, तो किस प्रकार की लड़ाई होगी?
और कौन ईरान को सपोर्ट करेगा और कौन इजराइल को सपोर्ट करेगा। आज की डेट में ईरान को रशिया और चाइना इजराइल में सपोर्ट करने वाले नहीं। मिलिट्रीली उनको सपोर्ट हो सकता है, हथियार मिल सकते हैं, चीजें मिल सकती है, लड़ाई अपना ईरान अपनी खुद लड़ेगा। और इजराइल भी उसको अमेरिका का सपोर्ट मिल सकता है, अमेरिका भी स्ट्राइक ईरान पे कर सकता है। वो काबिलियत अमेरिका की है और वो होगा अगर ये एस्केलेशन में जाता। पर आज अमेरिका की सिचुएशन आप देखिए, आप अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेंथ देखिए, आप अमेरिका की आर्सेनल देखिए, अब उसके पास क्या-क्या बचा है एक लंबी लड़ाई के लिए। देखिए उसने यूक्रेन में अपने जितने भी रिजर्व्स थे वो दे दिए, और इज़राइल में भी जितने भी रिजर्व्स थे इज़राइल को दे दिए। अब अमेरिका के पास इतना असला नहीं होगा इस लड़ाई को लंबा खींचने के लिए, बिकॉज हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है कि अमेरिका के जितने भी स्टॉक पाइल्स हैं वो काफी कम हो चुके हैं। एक लंबी लड़ाई के लिए अमेरिका को भी मुश्किल होगा इस लड़ाई के अंदर घुसना। और अमेरिका से भी इंडिकेशन। हाँ, हाँ, बोलिए। सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी कुछ समय पहले की बात है, यूएस की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि वो इजराइल अगर रिटेलिएट करता है तो वो इजराइल के साथ में नहीं, इजराइल उस हमले में इजराइल का सपोर्ट नहीं करेंगे। वो इज़राइल का सपोर्ट करेगा, बट उसको मिलिट्री सपोर्ट नहीं देगा। बिकॉज बिकॉज अमेरिका और इज़राइल के रिलेशन इतने स्ट्रांग है कि वो इज़राइल के साथ रहेगा। बट आज अमेरिका के पास इतनी क्षमता नहीं है। अगर इज़राइल एक लड़ाई के मोड में आ जाता है तो अमेरिका इस लड़ाई में घुसने वाला नहीं। दूसरी बात यह है कि आज इज़राइल अपनी खुद हमास के साथ लड़ाई लड़ रहा है। तो इज़राइल की भी एक लिमिटेशन है कि कहाँ तक ये लड़ाई को वो खींच सकता है। देखिए इज़राइल के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, उनके पास F-35 जैसा एयरक्राफ्ट है, जो बहुत आराम से इज़राइल ईरान में जाके स्ट्राइक अपना कर सकता है। और ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो जब तक पहुंचेंगी, जॉर्डन के ऊपर से आएंगी, इराक के ऊपर से आएंगी, सीरिया के ऊपर से आएंगी। और जॉर्डन में भी एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, अमेरिका का एयरबेस है। तो वो मिसाइल्स जॉर्डन भी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, बिकॉज जॉर्डन और ईरान के अच्छे संबंध नहीं है। हम सीरिया और इराक के बारे में नहीं बोल सकते, बट हम जॉर्डन के बारे में तो बोल ही सकते हैं। तो अभी ये लिमिटेशन है। और अगर ईरान इस लड़ाई को और बढ़ाना अगर चाहता है, अगर वो इजराइल की एम्बेसी को टारगेट करेगा बाकी देशों में, तो वो एक टेररिस्ट अटैक माना जाएगा और ईरान आइसोलेट हो जाएगा, पूरे वर्ल्ड में आइसोलेट हो जाएगा। सैंक्शन ऑलरेडी लगे हुए हैं और भयानक सैंक्शन ईरान के ऊपर लगेंगे। ईरान का बिल्कुल एक सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ईरान भी जानता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान अभी यहीं तक सीमित रहेगा। ईरान की तरफ से और एस्केलेशन हम नहीं देख सकते हैं, या हम को ये हमारा जो एनालिसिस है, हम तो ये नहीं जानते कि देश फाइनली क्या डिसीजंस लेते हैं, बिकॉज उनकी इंटरनल जो भी उनकी मीटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे जहन में नहीं है। पर जो मैं इसको एनालाइज कर सकता हूँ लॉजिकली, मुझे नहीं लगता कि ईरान इसको एस्केलेट करेगा। अब बचा इजराइल का। अभी इजराइल इसको एस्केलेट कर सकता है, काबिलियत है इजराइल के पास आज के वो वहां पे जाके एयर स्ट्राइक्स करके आ जाए। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इजराइल के 15-20 एयरक्राफ्ट उसको निकले और वहां पे अपना स्ट्राइक करके लौट आए। अभी ईरान के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। आप जानते हैं इजराइल के पास बहुत मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। तो इजराइल कॉन्फिडेंट है कि अगर इनके बैलिस्टिक क्रूज ड्रोन्स जहां से भी आ जाए, हम अपने आप को अपना सुरक्षित अपना कर सकते हैं। और इसलिए इंडिया के भी एक इसको लेसन है कि इंडिया को भी अपना एयर डिफेंस और इजराइल की तरह मजबूत करने की जरूरत है। उसके ऊपर काम हो रहा है, पर उस पर थोड़ा जल्दी काम होने की जरूरत है। तो अभी की सिचुएशन को देखते हुए और अमेरिका का रुख को इसको देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये लड़ाई इससे ज्यादा एस्केलेट करना। राइट। और सर, शायद ईरान भी ये समझता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और उसकी कंट्री की इकोनॉमिक हालात भी ऐसे नहीं है
कि वो किसी फुल फ्लेजेड या कन्वेंशनल वॉर की तरफ जा सके। और दूसरी ओर यूएस ने इसके डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए भी स्टेप्स आगे आगे बढ़ाए हैं। जो बाइडेन जो यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने G7 कंट्रीज के साथ में इसके ऊपर बात करी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसका कोई डायलॉग या डिप्लोमेटिक ओरिएंटेड कोई सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाला जा सके। अब सर, इसमें मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इसके अंदर भारत का कोई इमीडिएट रोल आपको दिखता है? क्योंकि भारत के टाइज जो हैं वो ईरान के साथ भी अच्छे हैं। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट भी डेवलप कर रहा है, और भी कई डेवलपमेंट काम वहाँ पे किए जाते हैं। फिर दूसरा, भारत और इज़राइल के भी अच्छे ताल्लुकात जो हैं वो भी पूरी दुनिया से छिपे नहीं हैं, वो भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो क्या भारत एज अ कंट्री ऐसी सिचुएशन को, अगर मान लीजिए ये एस्केलेट होती है और आगे जाती है, तो क्या भारत ऐसी सिचुएशन को बहुत लंबे समय तक बियर कर सकता है कि उसके दो अच्छे अलाइज आपस में भिड़ जाए, या फिर वो कुछ इंटरवीन करके इसका कुछ मिड लेवल सॉल्यूशन निकाले? देखिए, एक तो है कि एक न्यूज़ ये आई है कि एमएससी एरीज़ करके जो शिप है, एक हाँ जी। शिपिंग वेसल है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड ने उस पे कब्जा कर लिया है, और उसमें 16 के करीब शायद हाँ, 17 भारतीय इंडियंस हैं सेना उसमें। थे। हाँ, 7 इंडियंस हैं। तो अभी भारत ने ईरान को एक रिक्वेस्ट अपना किया है कि आप उनको रिलीज कर दीजिए, और वो शायद रिलीज हो जाएंगे। अब बात मैं इसको करता हूं कि आपकी जो इसका इंडिया का क्या रोल होना चाहिए। इंडिया का हमेशा ही रोल रहा है, आपने देखा होगा, इंडिया ने मीडिएट करने की कोशिश की यूक्रेन की लड़ाई में, और अभी यूक्रेन के एनएसए और फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए हैं, डिस्कशंस हुआ है, और जो एक मीटिंग होने वाली है स्विट्जरलैंड में, उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ, जो प्रपोजल यूक्रेन अपने लेके आ रहा है लड़ाई को खत्म करने के लिए। और हमने इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई है, उसमें भी आपने देखा कि इंडिया और इजराइल के जो लीडर्स हैं, मोदी जी और नेतन्याहू के बीच में भी चर्चा हुई है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि ये मीडिएशन एफर्ट्स तो देश करते हैं, पर इसका असर कितना होता है, वो इंपॉर्टेंट चीज है। और वो असर इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर एक देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखता है, और वो नेशनल इंटरेस्ट अगर उस देश का है कि इस दुश्मन को मैंने खत्म करना है, और मैंने इस लड़ाई को बीच में मैं नहीं रोक सकता हूं, तो ये जितने भी मीडिएशन जो एफर्ट्स होती हैं, ये कोई इतना ज्यादा फ्रूट लेके नहीं आता। अब बस एक वर्ल्ड ओपिनियन बन जाती है, या एक वर्ल्ड में हमारे देश की छवि बन जाती है कि इंडिया भी चाहता है कि वर्ल्ड में पीस, और इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि इन लीडर से बात करके कोई ना कोई सोल्यूशन सामने आए और लड़ाई जल्दी खत्म हुए। अब आप देख लीजिए, यूक्रेन लड़ाई को 2 साल से ऊपर हो गए, और अभी वो खत्म नहीं हो रही। इसराइल की लड़ाई को 6 महीने हो गए। इंडिया ने बहुत इस पे मीडिएशन इफेक्ट किया, बट इसका जो इमीडिएट फॉलो आउट नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि जब एक बार सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाएगी, उन कंट्रीज की मदद करने के लिए भारत सामने आएगा, और अभी भी भारत ने बहुत मदद की है। जो भी यूक्रेन की भी की है, कि हमारे यहाँ से भी फूड ग्रेन्स वगैरह गए हैं, और गजा में भी, उसको इजिप्ट में भी हमने भेजा है वहां पे यू पैलेस्टीनियन जो भी रेफ्यूजीज हैं, जिनको अभी जो कैंप्स में रह रहे हैं उनके लिए। तो इंडिया हमेशा कोशिश करता है। आपको याद होगा, टर्की में भी जब अर्थक्वेक आया था तो एक इंडियन टीम वहां पे गई थी, और टर्की और इंडिया के संबंध भी इतने स्ट्रांग नहीं है, फिर भी इंडिया ने वो टीम वहां पे भेजी थी उनको मदद करने के लिए, राइट, जिसको टर्की ने एक्नॉलेज किया था। राइट, तो भारत की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेज है वर्ल्ड में आज, एज अम्बेसडर ऑफ पीस। वो इमेज भारत की और बढ़ती है
जब इंडिया इन देशों के लीडर से बात करता है और अपना व्यू पॉइंट सामने रखता है और उनको समझाने की कोशिश करता है। बट आप जानते हैं कि आजकल देश अपने, जैसे मैंने बताया, अपने नेशनल इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, और एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और खैर कोई भी लड़ाई, कोई भी वॉर, फिर वो 2 कंट्रीज़ के बीच में हो या कहीं पर भी हो, वो कभी भी किसी फ़ायदे के लिए नहीं होती। वो हमेशा एक कंट्री को कई साल पीछे धकेल देती है, सिविलाइज़ेशन में, इकोनॉमिक कंडीशन में और सभी एंगल से। सो वी होप एंड प्रे कि ये चीज़ें आगे एस्केलेट ना हो, ये चीज़ें यहीं पे डाइल्यूट हो जाएँ और चीज़ें जल्द से जल्द एक नॉर्मल स्टेट में आ जाएँ। फिर वो इज़राइल और ईरान की कंडीशन हो, या इज़राइल हमास के बीच का कॉन्फ्लिक्ट हो, या फिर रशिया यूक्रेन का वॉर हो। सर, आपने आज आपका समय दिया, आपने इतनी डिटेलिंग में हमारे व्यूअर्स को इसकी बारीकी समझाई, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है फ्यूचर में फिर आपसे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपसे बात होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल। जय हिंद। जय हिंद सर।